हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड के। एंड आज हम लोग बताने वाले हैं द सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। गाइस, जोसेफ नाम का एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था जो कि अपनी वेबसाइट के लिए एक खौफनाक हॉरर स्टोरी जानना चाहता था। और रिसर्च करते करते उसे पता चला कि दुबई की सबसे हॉन्टेड जगह असलियत में एक गोस्ट टाउन है जिसका नाम है अल मदाम। उसे पूरे 20 घंटे लगे वहां पहुंचने के लिए। वैसे जोसेफ 10 दिनों से दुबई में ही रुका हुआ था, लेकिन उसने इतना डेजर्टेड प्लेस कभी भी नहीं देखा था। वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है वो देखता है कि आसपास सिर्फ घर ही घर है। हर घर में रेत भरी हुई है। हर जगह घूमता है, हर एक इमारत देखता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। शाम के 5 बज रहे थे। अभी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद घर चले जाना ही बेहतर होगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। फिर वो देखता है कि एक घर के आंगन में तकरीबन 19-20 साल का एक लड़का खड़ा था। वो जल्दी से उससे जाके पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे अक्सर आता जाता रहता हूँ, मेरे ऊँटों को पानी पिलाने के लिए वगैरह आता जाता रहता हूँ, लेकिन आप ऐसी खंडर जगह पर क्या कर रहे हो। जोसेफ कहता है कि यहाँ एक कहानी की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर वो लड़का कहता है कि सर, बहुत कुछ है। बहुत सारे घर वालों को खाया है इस जगह ने, मेरे भी घर वालों को खाया है इस जगह ने। आपको एक कहानी जाननी है ना, आइए बैठिए। लेकिन अब ये कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने 1 मिलियन तक हमें पहुँचाया है। लेकिन हमारा जो एम है वो 1 मिलियन तक है ही नहीं। हम यही चाहते हैं कि हमेशा लोग हमारे साथ जुड़ते ही जाए, यही हमारा एम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। और एक बहुत ज़रूरी बात गाइस, हम लोग के सारे वीडियोस आपको स्पॉटिफाई पे भी देखने के लिए मिलेंगे, सुनने के लिए मिलेंगे एक्चुअली। अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफ कोर्स ट्रैवल करते समय, ड्राइव करते समय आप कुछ भी ना देखो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो इससे बेहतर है कि आप स्पॉटिफाई पे हमारे सारे पॉडकास्ट सुन सकते हो, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और हाँ, हम लोग हर मंडे टू मंडे न्यू एपिसोड्स भी वहाँ पे डालते रहते हैं। तो स्पॉटिफाई पे जाके बस सर्च करिए स्टोरीज बाय अमान पारकर, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। अब कहानी पे वापस आते हैं। 1970 के दशक में यहाँ सिर्फ राहगीरे रहते थे जो कि रेगिस्तान के आसपास अपना धंधा चलाया करते थे। वो खास अमीर नहीं थे, लेकिन उनके पास कहीं और रहने का चारा भी नहीं था, क्योंकि साहब शहर में तो सारे शेख रहते थे और ये सब नीची जाति वाले थे। लेकिन फिर भी 1970 में ना सरकार ने हमारे लिए इस जगह को बनाया था। सब परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे, खासकर मेरी माँ। जिंदगी भर झोपड़े में निकाला था उन्होंने। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब अम्मी मेरे साथ सोई थी, कितनी खुश थी वो। लेकिन साहब ये खुशी ना महज 1 हफ्ते तक टिक पाई। एक दिन मैंने देखा था अम्मी मेरे अब्बू को कह रही थी कि मुझे इस जगह काफ़ी घुटन हो रही है, इससे अच्छा तो हमारी पहली वाली ज़िंदगी थी। झोपड़े में रहते थे मगर जिंदा तो महसूस करते थे। इस घर में जब से आए हैं कब्र के नज़दीक महसूस होने लगा है मुझे। फिर जोसेफ पूछता है, मतलब तुम भी यहीं के रहने वाले हो। वो लड़का कहता है, हाँ, मेरा नाम सईद है और मैं अपने अब्बू अम्मी के साथ पूरे 10 साल निकाला हूँ। एक्चुअली नहीं, अब्बू के साथ 5 साल और अम्मी के साथ भी आगे आने वाले 10 साल। फिर जोसेफ कहता है, वो कैसे? फिर सईद कहता है, आपके पास कितना वक्त है? जोसेफ कहता है, जब तक कहानी ना मिले। फिर सईद कहता है, फिर जो आपको कहानी मिली गई। फिर जोसेफ कहता है, फिर तो रात भी चली जाए, मैं तो यहीं पे हूँ। फिर सईद कहानी शुरू करता है कि जिस दिन से मेरी माँ को घुटन महसूस हो रहा था, वो ये दावा करती थी कि जब भी वो किचन में कोई भी काम किया करती थी, आसपास के जितने भी मर्द हैं वो मुझे घूर के देखते हैं, और जब वो पलटती है तब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सिर्फ बंजर पड़ी रेत और कुछ नहीं। और जब तक रात होती थी तब ये वाला खौफ और भी ज़्यादा दुगना हो जाता था, क्योंकि मेरी माँ को सोते वक्त भी कुछ मर्द दिखाई देते थे। सईद कहता है, मैं खुद अपनी माँ को सोते वक्त कांपते हुए देखता था। धीरे धीरे करते पूरे बस्ती में यूली बात फैल चुकी थी कि इस घर में जिन्नातों का साया भटकता है। आसपास वाले लोग हमें बड़ी अलग ही निगाह से देखते थे। सब कहते थे मेरी माँ पागल है, और सबको कह दिया था कि सईद के साथ मत खेला करो, दूर रहा करो इस घर से। फिर जोसेफ कहता है, क्या इसी वजह से ये पूरा गाँव खाली है? फिर सईद कहता है, उसके पीछे भी एक कहानी है सर।
बहुत ही खौफनाक कहानी। एक बार मेरे अब्बा आए थे मेरी अम्मी के पास कि ये क्या अफवाह फैला रखी है पूरी बस्ती में। फिर मेरी माँ ने चिल्लाते हुए कहा था, हर रोज मौत के सामने मैं खड़ी रहती हूँ, तुम तो बाहर चले जाते हो, और सईद इतना छोटा है कि उससे मैं कुछ उम्मीद भी नहीं लगा सकती। फिर मेरे अब्बा ने चिल्लाते हुए पूछा कि ऐसा तो क्या है यहाँ पे। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि 11 शैतान है यहाँ पे, उससे जन्नात कहो कोई आत्मा कहो, मेरे लिए तो शैतान ही है। तुम्हारे साथ 20 साल से हूँ मैं, कभी देखा है मुझे इस तरीके से मजाक करते हुए? मैं अपनी जिंदगी में खुश थी, झोपड़ी में भी खुश थी और यहाँ पे भी खुश हूँ, लेकिन तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें दिन भर 11 शैतान दिखाई दे रहे हैं? फिर मेरे अब्बू ने कहा कि मैं खुद देखता हूँ कौन है यह शैतान और क्या औकात है इनकी मेरे सामने। फिर अगले दिन मेरे अब्बा अकेले इस पूरे घर में रुके थे और हम पड़ोसी के घर आ गए थे। पूरे दिन भर मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा था। फिर जब अगली सुबह मैं अपने घर गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे अब्बू के लाश के सामने बैठकर रो रही थी। ऐसा तो क्या हुआ रहेगा वहाँ पे? ये सवाल मैं आज भी अपने आप से पूछता हूँ, और मेरी माँ ने भी जिंदगी भर यही सवाल पूछा होगा। उस दिन पूरी बस्ती जमा हो गई थी हमारे घर पर कि कोई भी ज़रूरत हो तो हमें याद करना, और हमारी बेटी नूरा आज से आपके घर में सोएगी। अब ये एक हफ्ते बाद की बात है, जब रेगिस्तान में गर्मी बहुत तेज़ बढ़ रही थी। हर घंटे रेत का तूफान आ रहा था, खिड़की दरवाजे बंद रखा करते थे, और उस एक रात के लिए नूरा नहीं आई थी। रात भर मेरी अम्मी ने उसका इंतज़ार किया। फिर मेरी अम्मी भी सो गई और मैं। फिर जैसे ही हम लोग सुबह उठे, बाहर जाने के बाद पता चलता है कि नूरा की भी मौत हो चुकी है, वो भी ठीक हमारे दरवाजे के सामने। नूरा के घर वाले उसी समय अपनी बाकी बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 3 परिवार बचे थे, मेरा और मेरे अब्बू के 2 भाइयों का परिवार। अब ये ईद के 2 दिन बाद की बात है। उस रात को मेरे घर पे मेरी चाची रहने के लिए आई थी। उस रात कुछ बहुत ही भयंकर हुआ। मेरी चाची रात को बैठकर शायद से कुछ कपड़े सी रही थी, और अचानक से उसके सामने कुछ लोग आकर खड़े हो गए थे। और जैसे ही मेरी चाची ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ औरतें रहती है, चले जाओ यहाँ से। फिर उनमें से एक ने कहा कि जाने की ज़रूरत आपको है, हम भी बिना मतलब हर किसी की जान नहीं लेना चाहते। अब तक 5 लोगों की जान हम ले चुके हैं, अगली किसी और की भी हो सकती है। और ये कहते ही सब गायब हो जाते हैं, और बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ रेत का तूफान आया हुआ था। मेरी चाची इस कदर डर चुकी थी कि वो कोशिश कर रही थी कि वो अपने घर पे चले जाए, लेकिन वो घर पे नहीं जा सकी, वो हमारे ही घर पे रुक गई। तो मेरी चाची ने तुरंत मेरी अम्मी को सब कुछ बता दिया। मेरी अम्मी ने तो सलाह दी कि तुम दरवाजे के बाहर जाओ ही मत, पता है ना हमारी नूरा की मत, पता है ना हमारी नूरा के साथ क्या हुआ था। तो वो रात भर यहीं पे रुकी, लेकिन अगली सुबह जब हम सब उठे तब वो कहीं पर भी नहीं थी। सालों साल तक कहीं पर भी नहीं दिखी, ना उनकी लाश मिली और ना ही कोई पता मिला। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दाखिल करी थी, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिली, मानो गायब हो गई वो मेरी चाची। फिर जोसेफ कहता है कि क्या कहानी है यार, फिर तो उस दिन के बाद से सब लोग भाग गए होंगे ना यहाँ से। फिर सईद कहता है कि सही कह रहे हो आप, सब लोग चले गए यहाँ से, सिर्फ हम दोनों को छोड़कर। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू की महक आती है यहाँ पर, उन्हें छोड़कर हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो मैंने भी उनकी बातें मान ली। ऐसे देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए, और एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद को लगने लगा कि जो इतने सालों से चीज़ें चल रही है वो सच है। मैं एक बार अपने ऊँट को लेकर घर देरी से पहुंचा, तब मैंने देखा कि मेरे चाचा के घर पे, जो कि बंद पड़ा हुआ है कई समय से, वहाँ पे कुछ लोग भटक रहे थे। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो कुछ लोग दीवारों के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन उनका जो कद था वो बहुत ऊंचा था, मतलब आम इंसान से दुगने थे वो लोग, और मानो उनके जिस्म से इत्र की महक आ रही थी। और जितनी बातें हमने जिन्नातों के बारे में सुनी है, उससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये बस्ती इंसानों से ज़्यादा जिन्नातों की है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से नहीं निकला। मेरी अम्मी की भी मौत भी कुछ 1 साल बाद हो ही गई थी। मेरी माँ भी कितना सहन करती है सारी चीज़ें। हर रोज़ शैतान दिखते थे उसे, हर रोज़ नया निशान होता था उसके बदन पे, ना जाने कितना कुछ सहा रहेगा उसने। उसके बाद से मैं अकेला पड़ गया, फिर अपने आप का ध्यान देने लग गया, वक्त का पता ही नहीं चला। और आप जैसे लोग तो आते जाते रहते। फिर जोसेफ कहता है भाई ये कहानी तो मिलियंस ऑफ व्यूवर्स देखेंगे यार,
तुझे कुछ पैसे चाहिए? फिर सईद कहता है बस दुआ में मुझे याद रखिए। और फिर जोसेफ अपने टैक्सी वाले को कॉल करता है और वो कुछ देर बाद वो टैक्सी वाला आ भी जाता है। और जैसे ही जोसेफ जाके टैक्सी में बैठता है, वो बैठने से पहले चिल्लाते हुए एक सवाल पूछता है, सईद ये कहानी कितने साल पुरानी है? फिर वो जवान आदमी पलट कर कहता है पता नहीं, होगी कुछ 40-50 साल पुरानी। फिर जोसेफ पलट कर कहता है ठीक है भाई, आता रहूंगा। फिर वो टैक्सी वाला ड्राइवर कुछ वक्त बाद जोसेफ से पूछता है इतने रात को किससे बात कर रहे थे? जोसेफ कहता है भाई आप जिस जगह पर आए हो ना वो हॉन्टेड है, 50 साल से हॉन्टेड है। और वो उसको फिर पूरी कहानी बताता है यहाँ पे आने से अब तक कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। फिर वो ड्राइवर पूछता है किसने बताई ये कहानी? फिर जोसेफ कहता है उसी छोटे लड़के ने जिसके आसपास ये सारी चीज़ें हुई है। फिर वो ड्राइवर कहता है अच्छा मजाक कर लेते हो सर, वो लड़का छोटा भी है और ये कहानी 50 साल पुरानी भी है। सर अगर वो जिंदा होता तो बूढ़ा नहीं हो गया होता। और जब मैंने देखा था पीछे पलट कर तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। किससे बात कर रहे थे कब से? शराब वगैरह तो नहीं पी रखी है आपने? और जब ड्राइवर ने पीछे देखा तो जोसेफ सदमे में एकदम रुक सा गया था, मानो उसको सांप सूंघ गया। मतलब क्या समझ रहे हो? सईद भी कभी जिंदा नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा वक्त ब वक्त हर किसी को इस जगह की याद बताती रहती है। और ये बातें पूरी दुबई में जब फैली तब से इस जगह को दुबई की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है और दुनिया की दूसरी हॉन्टेड जगह। अब अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार करिए अगली कहानी का। मेरा नाम है अमान पारकर और मैं मिलूँगा आपको द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड के साथ। शुक्रिया।